तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होता है, यहाँ पर हम देखेंगे बच्चे कि प्लांट की जो ग्रोथ है, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ का मतलब क्या होता है, किसे हम कहते हैं ग्रोथ। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्लांट की ग्रोथ कितने तरीके से होती है। ठीक है, ग्रोथ, प्लांट को ग्रो कराने के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या क्या फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करेंगे उसकी ग्रोथ पे। तो इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके स्टडी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रोथ क्या होती है। तो अगर हम बात करें ग्रोथ के बारे में, तो अगर मान लो कोई स्टोन है, कोई माउंटेन है, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें मान लो ग्लेशियराइजेशन हो गया, आइस कैप बन गया उसके ऊपर, तो उसकी भी तो हाइट बढ़ गई ना माउंटेन की, तो क्या बोलेंगे, ग्रोथ हो गई है। दिख रहा है हमें ग्रोथ ये तो। ठीक है, मान लो कोई वुड है, कोई लकड़ी है, लकड़ी को मान लो पानी में डाल दिया, तो लकड़ी क्या करेगी, पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, स्वेल कर जाएगी। इम्बाइबिशन जानते हैं, इम्बाइबिशन हो जाएगा, स्वेल कर जाएगी। स्वेल कर जाएगी तो क्या बोलेंगे, ग्रोथ हो गई है लकड़ी की। ठीक है, तो इसीलिए एक ग्रोथ की एक हाइट, इसका भी तो मास बढ़ गया ना, लेंथ बढ़ गई इसकी भी देखो हाइट बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, मास बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, इसका वेट बढ़ जाएगा उसका लकड़ी का, तो हम क्या बोलेंगे कि ये ग्रोथ हो गई। तो इसीलिए बच्चे ग्रोथ के लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, तो ग्रोथ के लिए एक डेफिनेशन दी गई, ग्रोथ कहते किसको है। तो ग्रोथ कहने के लिए बोला गया कि आप उसी चीज़ को, उसी इंक्रीज इन मास को ग्रोथ कहोगे या फिर इंक्रीज इन हाइट को ग्रोथ कहोगे जो कि कैसा हो, जो कि इरिवर्सिबल हो, जो एक बार हो गया मतलब उतना ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पानी भर गया तो ये स्वेलअप कर गया, पानी निकल गया तो फिर अपने नॉर्मल शेप में आ गया, दैट इज नॉट ग्रोथ, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए क्राइटेरिया दी गई, बच्चे बोला गया कि ग्रोथ कैसी होती है, इट इज इरिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीज इन साइज एंड साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट, किसी ऑर्गन का या फिर उसके पार्ट का क्या हो जाना, इरिवर्सिबल परमानेंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उससे हम बोलेंगे कि ये ग्रोथ है। और अगर हम बात करें हमारी जो ग्रोथ होती है बच्चे, एक तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। ग्रोथ क्या होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब सर हमें पता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में दो चीज़ें होती हैं, एनाबॉलिज्म होता है और कैटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, और जिस प्रोसेस के अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों चलता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो हमारी ग्रोथ में भी क्या होता है बच्चे, एनाबॉलिज्म भी होती है और कैटाबॉलिज्म भी होती है। लेकिन अगर हम बात करें सर हमारे इस ग्रोथ, ये ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जहाँ पर एनाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कैटाबॉलिज्म, इसीलिए एक पर्टिकुलर इंक्रीज ही मिलता है हमको। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगी। ठीक, हम यहाँ पर प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम किसके ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, प्लांट की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। ठीक, अगर हम प्लांट की ग्रोथ की बात करें बच्चे, तो प्लांट के अंदर दो तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। मैंने जब आपको प्लांट एनाटॉमी पढ़ाई है तो वहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया है कि प्राइमरी ग्रोथ कौन कराएगा, सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराएगा। तो वहाँ हमने देखा कि प्राइमरी ग्रोथ हम उसे बोलते हैं जब प्लांट की क्या बढ़ रही है, प्लांट की केवल हाइट बढ़ रही है। ठीक है, प्लांट अपनी लेंथ को बढ़ा रहा है, अपनी इनिशियल लाइफ की जो इनिशियल फेज की जो ग्रोथ होती है प्लांट की, उसको हम बोलते हैं कि ये प्राइमरी ग्रोथ है। वहीं जब प्लांट की क्या बढ़ना शुरू हो जाती है, जब प्लांट की गर्थ बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, प्लांट की डायमेंशन, गर्थ, थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाती है, तो हम बोलते हैं नहीं अब क्या हो रहा है, प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। और वहाँ पर हमने बात किया था कि प्राइमरी ग्रोथ कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल थी, प्राइमरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये सारी चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छे से देखी हैं, तो एक बार आप वहाँ देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब ये जो भी ग्रोथ है, प्राइमरी है, सेकेंडरी, अगर हम देखें ये सारी जो ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, आप देखो प्लांट के अंदर आप कभी भी अगर नोटिस करोगे बच्चे, तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है थ्रू आउट द लाइफ चलते रहती है। ठीक है, इनडेटर्मिनेट टाइप की ग्रोथ होती है, इस तरह की जो ग्रोथ को हम बोलते हैं इनडेटर्मिनेट, जो थ्रू आउट द लाइफ चल रही है। और ऐसा क्यों है कि थ्रू आउट द लाइफ प्लांट के अंदर ग्रोथ चल रही है, क्योंकि बच्चे प्लांट के अंदर ग्रोथ कराने के लिए, डिवीजन कराने के लिए हमें पता है क्या पाई जाती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, काम ही है उनका डिवाइड करना। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती हैं प्लांट के अंदर एक सर्टेन लोकेशन पर, पोजीशन पर पड़ी रहती हैं और वहीं पर वो डिवाइड करते रहती हैं और ग्रो कराते रहती हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं क्या, हमारे प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है कैसी होती है, इनडेटर्मिनेट होती है और लोकलाइज्ड होती है, वो एक सर्टेन पोजीशन से होती है। आपको पता होगा, मैंने आपको जब प्राइमरी मेरिस्टेम बताया था तो मैंने बताया था तीन तरह की होती है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। याद करो, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, और ये तीनों तरह की मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम केवल एपेक्स पर होंगी, या तो रूट की एपेक्स पर, ये रूट की एपेक्स पर, या तो किसके, या तो सूट की एपेक्स पर होंगी। उसी तरह इंटर कैलरी मेरिस्टेम आपको याद है कि दो मैच्योर जोन के बीच में प्रेजेंट थी। और लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पर होती है, प्लांट की लेटरल साइड ऑफ द बॉडी में पाई जाती है। तो और प्लांट के अंदर ग्रोथ कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, यही मेरिस्टेम। और इनकी पोजीशन देख रहे हो आप, लोकलाइज्ड है, एक ही, ये केवल एपेक्स पर है, ये बीच में ही केवल है, और ये केवल लेटरल साइड में है।
इसीलिए प्लांट के अंदर ग्रोथ भी जो होती है लोकलाइज्ड होती है, कुछ सर्टेन जगह से ही ग्रोथ होती है, क्योंकि ग्रो कराने वाली जो टिश्यू है जिनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं वो प्लांट के अंदर एक सर्टेन जगह पर ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। क्या क्या देखा हमने कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है दो तरह की होती है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, और ओवरऑल अगर ग्रोथ की बात करें प्लांट की तो कैसी होती है ग्रोथ बच्चे, ये हमारी इनडिटर्मिनेट होती है। कैसी होती है? इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या हुआ? बिकॉज ऑफ द, क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटी होती है फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब होता है कि इनके पास जो कैपेसिटी होती है वो अनलिमिटेड ग्रोथ की कैपेसिटी होती है और ये थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं। थ्रू आउट द लाइफ इनकी सेल डिवाइड करती है, इंक्रीज करती है, जब तक जिंदा है तब तक डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ऐसा क्यों है, क्यों इनडिटर्मिनेट होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। इनके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है सर्टेन लोकेशन पर, उसकी वजह से हमेशा ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, और क्या बोलेंगे कि जो ग्रोथ होती है कैसी होती है बच्चे, वो लोकलाइज्ड होती है। ठीक है, लोकलाइज्ड होती है। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रो करने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए, और जो मेरिस्टेम होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन लोकेशन। ये कुछ लोकेशन पर पाए जाते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा क्या, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इनकी फिक्स पोजीशन होती है, इसलिए लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर। और अगर हम देखें बच्चे तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है ना वो ओपन ग्रोथ होती है। सर ओपन का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें अपनी, हमारे अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो अंदर से होती है, अंदर से सेल डिवाइड करती है, हम अंदर से फैल रहे हैं। प्लांट के अंदर क्या हो रहा है सर? प्लांट के अंदर जो एपिकल मेरिस्टेम है तो एपेक्स पर पड़ी हुई है, तो एपेक्स पे पड़ी हुई तो एपेक्स पे ही तो डिवाइड करके सेल को ऐड करेगी। यहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टेम का है, रूट की एपेक्स पर है, तो यहीं से डिवाइड करके ऐड करेगी ना। तो ये प्लांट जो होती है मेरिस्टेमेटिक सेल की एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, जो न्यू सेल्स होती हैं वो एडिशनली जुड़ती चली जाती हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, एडिशनली जुड़ती चली जाती हैं, प्लांट की हाइट बढ़ती चली जाती है या फिर गर्थ बढ़ती चली जाती है। ठीक, और इस तरह की जो ग्रोथ होती है जो कि बाय द एडिंग ऑफ द सेल होती है। और क्यों एडिंग हो रही है सेल की? ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, तो इस तरह की ग्रोथ को हम बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ द ग्रोथ, और हमारे प्लांट कुछ इसी तरह की ग्रोथ को शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ द ग्रोथ। तो प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है? ओपन फॉर्म होती है। ओपन फॉर्म का मतलब क्यों? बिकॉज न्यू सेल्स आर एडेड बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम्स, ऐड होते चले जाते हैं, इसलिए बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अब हम बात करेंगे बच्चे क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो अगर हम बात करें प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए। वाटर क्यों चाहिए? तो वाटर पता है सर, सबसे बड़ी बात तो वाटर के अंदर ही सारे जो न्यूट्रिएंट मिनरल्स हैं वो डिजोल्व होकर क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे एक जगह से दूसरी जगह, जो कि प्लांट रिक्वायर्ड है, जो कि प्लांट उनको यूज करेगा अपने ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। और क्यों पानी चाहिए सर? तो हमें पता है सर, पानी जब सेल के अंदर एंटर करता है तो सेल के अंदर टर्गर प्रेशर जनरेट होता है, पढ़ा हमने। और टर्गर प्रेशर क्या करता है? सेल की एक्सटेंशन कराता है, सेल की एक्सटेंशन ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, और क्या चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए? देखेंगे तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? तो सारे जो एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन चाहिए सर, तो एनर्जी प्रोडक्शन में काम आएगा सर। प्लांट को और क्या चाहिए बताओ? टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा बच्चे प्लांट की ग्रोथ पे? तो आप देखेंगे बच्चे क्या कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो एक लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, एक लिमिटेड रेंज, इस रेंज से अगर नीचे हो गया टेम्परेचर तो क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ जो है मैक्सिमम कब होगी? ऑप्टिमम ग्रोथ प्लांट शो करता है एक लिमिटेड रेंज में सर। कई बार पढ़ा है, फिर देखेंगे बार क्यों, क्योंकि सर लिमिटेड रेंज का मतलब ये होता है कि अगर एक पर्टिकुलर रेंज से टेम्परेचर कम हो गया तो क्या होगा बताओ सर? उसके एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएंगे, और एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो काम नहीं करेंगे, तो फिर ग्रोथ नहीं होगी। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से अगर ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर, फिर क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा? एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगा। प्रोटीन नेचर के होते हैं, डीनेचर कर जाएंगे वो, डीनेचर कर जाएंगे, फिर ग्रोथ प्लांट की रिटार्ड हो जाएगी। यानी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर रेंज में टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर देखें और क्या चाहिए हमें प्लांट को ग्रो कराना है तो सर लाइट की बात करें, लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर, सूट जो होती है हमारी स्टेम, स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक ग्रोथ शो करती हैं, लाइट की तरफ मूव करती हैं। और ग्रेविटी किसके लिए चाहिए? रूट की ग्रोथ के लिए। रूट जो होती है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है। बोलते हैं ना कि रूट जो है वो निगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म मतलब टुवर्ड ग्राउंड, टुवर्ड ग्रेविटी ग्रो करती है रूट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई कि हमें क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है ग्रोथ के लिए। और मिनरल्स चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ प्लांट को? हाँ सर, मिनरल्स तो चाहिए ही, सब कुछ उसी की यूज करके तो बनाएगा वो, सारे जो स्ट्रक्चरल हैं एलिमेंट हैं उन्हीं से बनेंगे मिनरल से। ठीक है, और दो तरह के मिनरल आपने पढ़े, मैक्रो माइक्रो, सारे सब रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार क्या क्या ज़रूरत है प्लांट को ग्रो करने के लिए। सर पानी चाहिए। पानी क्यों चाहिए? सेल के एनलार्जमेंट के लिए चाहिए। कैसे कराएगा? बाई टर्गर प्रेशर। ठीक है,
हेल्प इन द एक्सटेंशन ग्रोथ। और क्यों चाहिए पानी, देखा हमने तो क्यों चाहिए, तो प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए मीडियम प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, जो ग्रोथ के लिए जरूरी होंगे तुम्हारे, ठीक। और क्या चाहिए, ऑक्सीजन क्यों चाहिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। न्यूट्रिएंट भी चाहिए, हाँ सर, माइक्रो न्यूट्रिएंट तो बहुत ज़रूरी है सर, पता ही हमें तो। और टेम्परेचर कैसे हेल्प करेगा, तो प्लांट ग्रो ऑप्टिमली इन लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर, पता है क्यों, उससे कम तो इनएक्टिव और ज़्यादा हो जाएंगे तो डीनेचर। लाइट क्या करेगा बताओ, सूट की ग्रोथ के लिए स्टिमुलस देगा, ठीक है। और ग्रेविटी किसके लिए, रूट की, ठीक है। इसको बोलते हैं, रूट को बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रही है, ठीक है। और ये क्या शो करते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। तो ये हो गया हमारा। प्लांट के अंदर बच्चे जिस किसी भी रीजन में जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उस ग्रोथ को हम लोग 3 फेज में डिवाइड करते हैं। क्या नाम दिया उन 3 फेज का हमने, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और मैचुरेशन फेज। अब देखते हैं इनका मतलब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और मैचुरेशन फेज में क्या क्या होने वाला है। तो ये देखिए, मैंने ये एक रूट का ये डायग्राम बना रखा है, देखो यहाँ पे, देखो ये रूट की एपेक्स हो गई है, ठीक है। और ये रूट जहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से वो बरीड है आपके सॉइल में, ठीक है। तो हमें पता है कि रूट की जो अपेक्स होती है, रूट की अपेक्स पे क्या मिलती है आपको, रूट एपिकल मेरिस्टम, क्या मिलेगी यहाँ पर, रूट एपिकल मेरिस्टम। और रूट एपिकल मेरिस्टम क्या करती है, रूट का इलोंगेशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये जो एपिकल पोजीशन है बच्चे, इसी रीजन की जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं कि हमारी ये मेरिस्टेमेटिक फेज की ग्रोथ है, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक फेज की ग्रोथ है। यानी हमें समझ में आ गया कि मेरिस्टेमेटिक फेज की जो ग्रोथ है कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल। यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है वो आपकी जो ग्रोथ कराएगी वो आपकी मेरिस्टेमेटिक फेज की ग्रोथ होगी। अब आप बताओ, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आपको पता है, उनका मतलब क्या, उन कैसे ग्रो करती हैं। तो हमें पता है सर, जो हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं वो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन में होती हैं। कंटिन्यूअस सेल डिवीजन में होती हैं तो लगातार ग्रो करना उनका काम है, ठीक है। जब वो लगातार ग्रो कर रही हैं तो उनकी सेल कैसी होगी बताओ बच्चे, हमने पढ़ा है बच्चे, कहाँ पर, प्लांट एनाटॉमी में आपने देखा है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, है ना। उन पर कोई सेकेंडरी लेयर नहीं होती, केवल क्या होगी, प्राइमरी सेल वॉल होती है। और वो हाईली एक्टिव डिवाइडिंग सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक जो सेल होती हैं वो हाईली एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती हैं वो। और हाईली एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होने की वजह से उनके अंदर कोई वैक्यूल्स नहीं होता, कोई स्टोर्ड फूड मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। वैक्यूल हैं भी तो बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं। और जब हम बात करते हैं उनके अरेंजमेंट की, जब हमने बात की तो याद करो, प्लांट एनाटॉमी मैंने आपको शुरू यहीं से किया था, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल से हमने शुरुआती की थी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो अगर उनकी अरेंजमेंट की बात करते हैं तो सर उनका काम ही है कंटिन्यूअसली डिवाइड करना, कंटिन्यूअसली डिवाइड करना। और जब कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से अरेंज होगी, क्लोजली पैक्ड होंगी, एकदम क्लोजली पैक्ड होंगी। क्यों, लगातार डिवाइड कर रही हैं, तो कैसे, एकदम क्लोजली पैक्ड होंगी। और क्लोजली पैक्ड होंगी तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, नहीं होगा। अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, थोड़ा बहुत होगा। याद करो, बोला था कॉम्पैक्ट टिश्यू बोलते हैं इनको, हम क्या बोलते हैं इनको, कॉम्पैक्ट टिश्यू बोलते हैं, सब बताया था मैंने आपको वहाँ पे, ठीक है। यानी आपको अगर मेरिस्टेमेटिक फेज के सेल के बारे में जानना है कि जो हमारी सेल मेरिस्टेमेटिक फेज में होती हैं ग्रोथ के, उनकी सेल कैसी होती हैं, तो आप एज इट इज़ याद करोगे किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। क्यों, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक फेज वाली सेल एक्चुअली कौन है, ये हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही हैं जो डिवाइड कर रही हैं लगातार, ठीक है। तो कैसी होती है बताओ, ये कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल होती है, हाँ सर पता है, मेरिस्टेमेटिक फेज की जो सेल होंगी ये कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल है। क्यों, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पर रूट है तो यहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, ठीक है। तो कहाँ पर होती हैं ये, रूट की एपेक्स पर और सूट की एपेक्स पर। रूट की एपेक्स पर होगा रूट एपिकल मेरिस्टेम और सूट की एपेक्स पर होगा सूट एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पर डायग्राम मैंने रूट का बनाया है। सेल कैसी होंगी, स्मॉल होंगी, पता है सर, क्योंकि कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही है ना, काम ही है डिवाइड करना, तो ये इनका साइज बड़ा नहीं होता, केवल ये डिवाइड करते रहती हैं। कब बड़ा होगा साइज देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो ये स्मॉल होंगी। अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होगा सर, सही बात है, पता हमें, पढ़ा हमने एक बार का, क्या अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल, ताकि लेन देन खूब तेजी से चलता रहे, क्योंकि बहुत ही हाईली मेटाबोलिकली एक्टिव है ना, मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, बहुत तेजी से डिवाइड कर रही है, इनको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, इसलिए अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होगा। इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा या तो होगा ही नहीं, और होगा तो बहुत ही कम होगा। हाँ सर, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम ही है जब लगातार डिवाइड होना तो इकट्ठा होकर खड़ी रहेंगी, एक साथ इकट्ठी पड़ी रहेंगी,
कोई जगह नहीं होगी। एंड दे आर सेल इज रिच इन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होगा इनका, ठीक। और क्या होगा सर, लार्ज कॉन्सिपिशियस न्यूक्लियस। याद करो, बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको कि न्यूक्लियस क्यों बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सर इतनी एक्टिव सेल डिवीजन चल रही है, और इतनी एक्टिव सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाला कौन है, सेल का कंट्रोल न्यूक्लियस के हाथ में है। इसीलिए सर बहुत ही लार्ज न्यूक्लियस देते हैं इनको, ताकि उनकी जो डिवीजन की रेट है उसको वो कंट्रोल कर पाए। नहीं तो ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा एक्सेस ग्रोथ हो गई तो वो भी एक्सेस भी नहीं होने देना है ना। इसलिए लार्ज कॉन्सिपिशियस न्यूक्लियस, ताकि कंट्रोल्ड वे में सब काम चले, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इस मेरिस्टेमेटिक जोन में तो सेल डिवाइड कर रही है। अब यहाँ पर डिवाइड करके नई नई सेल बनती हैं, और वो कंटिन्यूसली बन रही है, और बनने के बाद ये इनको धक्का देके पीछे भेज दिया जाता है, क्योंकि रूट तो ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, अपेक्स से बढ़ती चली जाएगी, और केवल अपेक्स पर ही मेरिस्टेमेटिक वाली हैं। अब ये जब अपेक्स बढ़कर यहाँ पर आ जाएगी, देखो यहाँ पर आ जाएगी, या अपेक्स यहाँ पर आ गई, तो अब ये जो रीजन आपका बच गया, ठीक है। अब यहाँ की जो सेल होती हैं, अब जो यहाँ वाली सेल हैं, वो सेल क्या करती हैं, वो सेल मॉडिफिकेशन करना शुरू करती हैं, क्योंकि उनको अब डिवाइड नहीं करना है। डिवाइड होने वाली सेल तो अपेक्स पर है, देखो डिवाइड होने वाली तो अपेक्स पर है, और अपेक्स वाली डिवाइड होकर यहाँ पर आ गई, रूट इलोंगेट करके यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर अपेक्स हो गया, अब यहाँ पर मिलेंगी वो मेरिस्टेमेटिक वाली है, वो डिवाइड करेंगी, और डिवाइड करके जो सेल बनाकर पीछे छोड़ देती हैं, अब वो सेल क्या करती हैं बच्चे, वो सेल अपना साइज बढ़ाती हैं, मॉडिफिकेशन शो करती हैं, जरूरत के हिसाब से अरेंज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक सिंगल डायग्राम है, तो सिंगल डायग्राम में, अब इस सिंगल डायग्राम में अगर हमें वो समझना है तो क्या बोलेंगे, यहाँ वाली जो सेल है इनको धक्का देके ऊपर कर दिया गया, और इस रीजन में फिर डिवाइड करने वाली सेल है, वो तो डिवाइड कर रही है, डिवाइड कर करके जो नई बना रही है उनको धक्का देके ऊपर भेजते चली जा रही है, ऐसे सोचो आप तो, ठीक है। अब यही सेल जब ऊपर आएंगे तो क्या करेंगे, अभी डिवाइड नहीं करेंगे, अब इनको क्या करना है, स्पेशलाइज होना है। तो इसे जस्ट मेरिस्टेमेटिक के जस्ट ऊपर का जो जोन होता है, वहां की जो सेल होती है बच्चे, उस जोन को हम बोलते हैं इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन फेज। इसमें जो सेल होती हैं उनको बोलते हैं, इस जोन में जो इलोंगेशन जोन में जो सेल होती हैं उनको हम बोलते हैं कि जो सेल हैं ये इलोंगेशन फेज में है। मतलब ये डिवाइड नहीं कर रही हैं, अब ये मैच्योर कर रही हैं, अभी मैच्योर हो रही हैं, कुछ काम करना चाहती हैं, तो उसके लिए क्या होंगी, अभी ये अपना साइज बढ़ाएंगी। साइज कैसे बढ़ता है बताओ, टारगर प्रेशर जनरेट होगा तो एक्सटेंशन होगा, तो ये सारा काम चल रहा होगा इस जोन की जो सेल होंगी उनके अंदर। तो बोलेंगे इस जोन की जो सेल हैं, मेरिस्टेमेटिक के जस्ट ऊपर वाला जोन है, इसमें जो सेल होंगी वो अपने इलोंगेशन फेज में है, ठीक है। और ये इलोंगेशन फेज कहाँ मिलेगा, जस्ट प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक फेज। एक्चुअली इस इलोंगेशन फेज में जो सेल है वो कहाँ की सेल है बच्चे, इसी मेरिस्टेमेटिक वाली सेल ही ऊपर आ गई है अब, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक वाला तो कंटिन्यूसली डिवाइड होकर बढ़ता चला जा रहा है, और डिवाइड करके जो पीछे छोड़ दे रहा है वो इलोंगेशन फेज की सेल बन जा रही है, ठीक है। इनके अंदर आपको क्या मिलेगा बच्चे, देखो ये इंक्रीज्ड वैक्यूलाइजेशन शो करेंगे, ठीक है। इनमें वैक्यूल का साइज बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि इनको तो डिवाइड करना नहीं है, अब डिवाइड नहीं करना है, तो अपना प्लांट की सेल का जो मेन फीचर होता है कि लार्ज साइज वैक्यूल होते हैं, तो अपना वैक्यूल बढ़ाएंगे, वैक्यूल बढ़ाने के साथ क्या करेंगे, सेल की साइज ही बढ़ाएंगे अपना। अब ये मैचुरेशन का काम करेंगे। अब ये कौन से फेज में आ चुके हैं, अब ये G0 वाली सेल है, समझ में आया, याद करो सब बताया था बच्चे आपको मैंने, ये G0 में चली आई हैं ये। और यहाँ वाली जो सेल होंगी वो किस में होंगी, या तो वो G1 में होंगी, या तो S में होंगी, या तो G2 में होंगी, या तो डिवाइड ही कर रही होंगी, ठीक है। ये कंटिन्यूअस सेल साइकिल में होती है। और इलोंगेशन फेज वाली सेल कैसी होंगी तुम्हारी, ये G0 में आ गई, जो G0 में आ जाएगा वो क्या करेगा, मॉडिफिकेशन शो करेगा। लेकिन अभी केवल कौन सा मॉडिफिकेशन हो रहा है, खुद सोचो, पहले डिवाइड किया तो अभी बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद तब तो वो पूरी तरह से मैच्योर होगा, हाँ, तो अभी केवल बड़ा हो रहा है, तो क्या बढ़ाएगा, अपनी वैक्यूल की साइज बढ़ाएगा, सेल की साइज बढ़ाएगा, ठीक है, और नई सेल वॉल बनाएगा, ठीक है, नई सेल वॉल का डिपोजिशन होगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं उनमें तो केवल प्राइमरी सेल वॉल होती है, अब इस पर सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगी, वही जो प्राइमरी सेल वॉल, जो प्राइमरी जो सेल वॉल है वो थोड़ी मोटी हो जाएगी, ये सब काम होगा यहाँ पर, यहाँ की जो सेल है, ठीक है। जवानी वाला फेज है समझो आप तो एक तरीके से ना, बड़े हो रहे हैं। अब बड़े होने के बाद क्या होता है बताओ, अब बड़े होने के बाद यही सेल, यही वाली सेल और पीछे धक्का दे दी जाएंगी, और इनमें कौन आ जाएगा, अब इनमें अब नई जो बनी है वो इलोंगेशन में आएंगी, और इलोंगेशन वाली जब इलोंगेट कर जाएंगे तो धक्का देके ऊपर भेज दिया जाएगा, चलो तुम ऊपर चलो, क्योंकि हम तो नीचे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब अब यही इलोंगेशन वाली जब मैचुरेशन फेज में पहुंचेंगी अपने, तो मैचुरेशन फेज में क्या होगा बताओ, मैच्योर होना है, बड़ी हो गई हैं, वैक्यूल बढ़ गया, मैच्योर होना है, मैच्योर किस हिसाब से होना है, जो काम करना है उस हिसाब से मैच्योर होंगे। तो क्या क्या शो करते हैं, किस किस तरीके का मैचुरेशन शो करते हैं, पहले तो ये देखो कहाँ मिलेगा ये, तो जस्ट प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन फेज, ठीक है। इलोंगेशन फेज के जस्ट पीछे आपको मैचुरेशन फेज मिलेगा। यहाँ की सेल कैसी होंगी तुम्हारी, यहाँ पर इट इज़ अ फेज ऑफ मैचुरेशन, यहाँ पर सेल मैच्योर कर रही हैं,
किस तरीके से मैच्योर कर रही हैं, तो सेल क्या होंगी, उनकी मैक्सिमम थिकनिंग हो जाएगी, जितना मैक्सिमम थिकनिंग कर सकती हैं वो मैक्सिमम थिकनिंग करेंगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जितनी सेल वॉल बनानी है सब बना देंगी वो, ठीक है। और क्या होगा इनके अंदर, तो प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होगा। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होगा, मान लो अगर वो ट्रैकिड की सेल है, अगर वो ट्रैकिड्स की सेल है, तो ट्रैकिड की सेल में क्या होता है पता है सर, वो डेड हो जाती है, मैच्योर होती है तो डेड हो जाती है, शुरू में तो लिविंग रहती है ना, मैच्योर होती है तो जाइलम की जो ट्रैकिड है वो डेड हो जाती है, डेड हो जाती है तो क्या होता है, अंदर का पूरा प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है उनके, है ना, ताकि वो पानी कंडक्ट कर सकें। तो अब ये काम करेंगे, जो इनका काम है वो करेंगे, तो उसके लिए मैचुरेशन शो करेंगे। तो ये सब कुछ कहाँ पर होगा, सारा मॉडिफिकेशन है, वॉल की और थिकनिंग करानी है, सब कहाँ पर होगा, ये सर बुढ़ापे वाले फेज में, इसके मैचुरेशन वाले फेज में, जब मैच्योर हो रही है, काम करने के लिए तैयार हो रही हैं। तो इसको याद रखना बच्चे, बहुत आसान है, ठीक है। बस आपको दिमाग से एक बार ये सोचना, अच्छा मेरिस्टेमेटिक मतलब नई बनने वाली सब यहाँ पर होंगी, अच्छा वो जो नई बन गई हैं उनको धक्का दे के ऊपर भेज देंगे, चलो तुम थोड़ा बड़े हो जाओ, और बड़े होने के बाद उनको ऊपर भेज देंगे, चलो तुम और मॉडिफाई हो जाओ, स्पेशल काम करने के लिए जो तुम्हें करना है वो करो तुम। और हमारे प्लांट में हर एक सेल इसी पाथवे से चलती है बच्चे, इसी रास्ते से गुजरती है, पहले डिवाइड होकर नंबर बढ़ाती है, फिर अपना साइज बढ़ाती है, और फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई होती है जो उसको काम करना होता है। और जितने भी आपको मॉडिफिकेशन दिखाई देंगे वो कहाँ दिखाई देंगे, यानी सर इस मैचुरेशन फेज में जब सेल होगी तब वो मॉडिफिकेशन शो करेगी। और ये मैंने ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी का ही उठाया है, मॉर्फोलॉजी का, ठीक है। तो वहाँ पर दिखा रखा है रूट हेयर, तो रूट हेयर हमेशा क्वेश्चन आता है कौन से जोन में निकलेंगी, तो सर मैचुरेशन फेज में जब सेल होगी ना तब जाकर रूट हेयर बना, मॉडिफिकेशन तो मैचुरेशन फेज में ही होता है। हाँ सर, तो रूट हेयर आपको कौन से जोन में दिखाई देंगी, मैचुरेशन फेज वाली सेल में, यानी मैचुरेशन जोन में। कहाँ पर, मैचुरेशन जोन में, मैचुरेशन फेज में, जो कह दो, जैसा ऑप्शन होगा आप टिक करके आना, ठीक है। तो ये हमारे हो गए फेजेस ऑफ ग्रोथ। अब हम बात करेंगे बच्चे ग्रोथ रेट के बारे में। ग्रोथ रेट क्या होती है, तो कोई भी ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितना हुआ, एक लिमिटेड टाइम में प्लांट ने कितना ग्रो कर दिया, वही उसकी ग्रोथ रेट है, ठीक है। अब एक लिमिटेड टाइम में क्या करेगा प्लांट, एक सेल से 2 सेल बना देगा, तो इसकी ग्रोथ रेट हमको दिख गई, हाँ सर 1 से 2 बन गया। अब ये जो ग्रोथ रेट है, सेल के डिवाइड करने की जो पावर है पर यूनिट टाइम में, ये 2 तरह की ग्रोथ रेट देखने को मिलती है हमको प्लांट के अंदर। कौन सी 2 तरह की ग्रोथ रेट है वो, तो एक ग्रोथ रेट तो हमको ऐसी मिलती है, देखो बच्चे ये एक सेल है, एक सेल ने डिवाइड करके 2 सेल बनाया, और इन 2 सेल में से क्या होगा कि केवल एक ही सेल फिर आगे डिवाइड करेगी, और जो दूसरी है ये मैच्योर हो जाएगी, ये G0 फेज में चली जाएगी, और G0 फेज में से एग्जिट कर गई, ग्रोथ डिवीजन फेज से एग्जिट कर गई, अब ग्रो ही नहीं करेगी, आगे डिवाइड नहीं करेगी वो। अब फिर इसमें क्या होगा, इसमें भी दोनों में से एक तुम्हारी क्या करेगी, एक तुम्हारी अगले फिर G1S G2 डिवीजन फेज में जाएगी, डिवाइड करेगी, और दूसरा फिर G0 में चली जाएगी, फिर वो डिवाइड नहीं करेगी। अरे बात समझ में, वो रेस्ट कर गई, डिवीजन छोड़ दिया उसने, वो मैचुरेशन के लिए चली गई, मैच्योर हो रही है अपने काम के लिए, क्या करना है उसको। तो इस तरह की जो ग्रोथ होती है बच्चे, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको हम, अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है बताओ, यहाँ पर एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाती है, इसमें से एक फिर आगे डिवाइड करती है, और दूसरी जो होती है वो डिवीजन फेज को ही छोड़ देती है, G0 फेज में चली जाती है और मैचुरेशन में चली जाती है, मैच्योर होने चली जाती है। और जो दूसरी तरह की हमें ग्रोथ देखने को मिलती है प्लांट के अंदर, वो क्या है बच्चे, वो ये देखो, यहाँ पर एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगी, दोनों में से फिर दोनों डिवाइड करेंगे, ये भी दोनों डिवाइड करेंगे, और वो कर चलता हुआ चला जाएगा सीक्वेंस, ठीक है। और इस तरह की ग्रोथ को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, ठीक। अगर हम देखें तो अगर कोई सेल इस तरीके से डिवाइड कर रही है, मतलब 1 से 2 बना रही है, फिर दोनों में से केवल एक ही डिवाइड करके आगे चल रहा है, और अगर हम इस तरह के डिवीजन देखें जिसमें दोनों आगे डिवाइड करते हुए चले जा रहे हैं, तो इसको अगर हम प्लॉट करें, इनका ग्राफ देखें, और इसको थोड़े समय के लिए अगर इसको वॉच करें, इसको स्टडी करें, तो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे कि इसने क्या दे दिया ग्रो करके, किस तरीके से इसने उस पर्टिकुलर टाइम में ग्रो किया है, उसका मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है जो हमारी एनसीईआरटी बनाती है। तो ये देखिए, अगर आप इस तरह की ग्रोथ की बात करोगे, अरिथमेटिक ग्रोथ की अगर आप बात करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। क्या मिल रहा है, यहाँ देखो, ये प्लांट की हाइट बढ़ रही है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, आपको कांस्टेंट रेट से ग्रो मिलेगी, ठीक, कांस्टेंट रेट से। देख रहे हो, जितना टाइम खर्च हो रहा है तो इतना ग्रो किया इसने, मान लो इतने टाइम में इतना ग्रो किया,
फिर अगले इतने टाइम में वो इतना ही ग्रो करेगी, मतलब आपको जो इंक्रीज होगा ना वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा इसकी हाइट का, चाहे जो भी जिस भी तरह की वो सेल होगी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगी, ठीक है। और जब ऐसे हम प्लॉट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए इसको, तो हमें एक लीनियर कर्व मिलता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब उसकी हाइट को या फिर ग्रोथ को जब आप प्लॉट करोगे ग्राफ में तो लीनियर, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही है, हर पर यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर पर यूनिट ही ग्रोथ उसकी हो रही है, ठीक है। और इसको अगर हम इक्वेशन में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे यहाँ पर एल एट टाइम टी, लेंथ एट टाइम टी क्या होगी, लेंथ इनिशियल लेंथ कितनी थी प्लस आर टी। आर क्या है यहाँ पर, ये आर होती है बच्चे उसकी एफिशिएंसी, ये आर है उस प्लांट की एफिशिएंसी, उस प्लांट के पास कितनी एफिशिएंसी है डिवाइड करने की, नया मटेरियल बनाने की, ठीक है। और उसकी कितनी एफिशिएंसी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने टाइम के लिए आपने देखा, तो वो आपको पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टाइम में उसने कितना बनाया, और जितना बनाया उसको इनिशियल से जोड़ दो तो वो फाइनल आपको दिखाई दे जाएगी, हाँ इतना हो गया। वो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आर का मतलब आपको समझ में आ गया, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स। एफिशिएंसी इंडेक्स उसकी एफिशिएंसी कितनी है, नया मटेरियल बनाने की उसकी कैपेसिटी कितनी है, या फिर इसको आर को हम और नाम देते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट, है ना, कि रिलेटिव ग्रोथ रेट कितनी है, पर यूनिट टाइम उसने कितना काम किया, ठीक है। तो अगर हम देखें अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या देखा आपने, बताओ कि यहाँ पर सेल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, किसकी बात हो रही है, पेरेंट सेल की। पेरेंट सेल डिवाइड होगी और डिवाइड होकर क्या बनाएगी, 2 डॉटर सेल बनाएगी, और दोनों में से क्या होगा, एक डिवाइड करेगी और अदर गेट मैच्योर, ठीक है। ये होता है आपकी अरिथमेटिक ग्रोथ में, और इस तरह का लीनियर कर्व आएगा। तो पूछा जाता है कि अरिथमेटिक ग्रोथ में कर्व कैसा आता है, लीनियर कर्व आता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल दे रखा हमारी एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, रूट का इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट से जो रूट इलोंगेट कर, तो कांस्टेंट रेट लिख दिया मतलब क्या है, नॉर्मल सी बात है, रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट लिख दिया मतलब क्या, अरिथमेटिक, क्योंकि अरिथमेटिक ग्रोथ ही कांस्टेंट रेट से होती है, पर यूनिट टाइम में पर यूनिट इंक्रीज होगा इन कांस्टेंट रेट से, ठीक है। और दूसरी तरह की जो ग्रोथ है हमारी वो है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। इसमें क्या होगा, दोनों की दोनों डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पर दोनों की दोनों डिवाइड कर रही हैं। और दूसरी तरह की ग्रोथ हमारी कौन सी थी, ज्योमेट्रिक। उसमें क्या होता बताओ, 1 से 2 बन रहा था, फिर उससे 2, फिर उससे 2, फिर अगले स्टेप में देख रहे हो बच्चे, अब वो 2 से 4 नहीं हो रहा है, बल्कि ये देखो 8 हो गया ना ये तो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इसके हर स्टेप पर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर टाइम में देखोगे तो वो कांस्टेंट रेट से नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की ग्रोथ को जब हम प्लॉट करते हैं बच्चे, तो क्या मिलता है हमें, किस तरह का ग्राफ मिलता है, तो वो देखिए यहाँ पर मैंने प्लॉट किया हुआ है। जब इस तरह के ग्रोथ को हम प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट को जो हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या देखते हैं, ऐसी जो ग्रोथ होती है बच्चे वो इनिशियली क्या होगी, वो इनिशियली ग्रोथ बहुत स्लो होगी। क्यों स्लो होगी, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो सेल है जो डिवाइड कर रही है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, पहले वो इस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करती है अपने आप को, ठीक है, अडॉप्ट करेगी, सीख समझ लिया। अब जब अडॉप्ट कर जाएगी, धीरे धीरे उसके नंबर बढ़ गए, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा, रैपिड ग्रोथ होगी फिर उसकी, रैपिड, क्यों, नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए तो अब हर से दो तो बहुत रैपिड ग्रोथ होगी। तो फिर एक समय के बाद क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पर बच्चे, ये रैपिड ग्रोथ का फेज आएगा, और जो रैपिड ग्रोथ का फेज आएगा इसको बोलेंगे लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। और जो इनिशियल जो बहुत स्लो रेट से ग्रोथ हो रही है ना उसको बोलते हैं लैग फेज। क्या बोलते हैं, लैग फेज। क्यों, शुरुआत में नंबर कम रहेंगे तो 1 से 2 तो नंबर कम है आपके, ऐसे सोच सकते हो, या फिर ऐसे सोच सकते हो आप, नेचर के हिसाब से अगर बात करें सोच सकते हैं क्या कि सर यहाँ पर शुरुआती फेज में क्या है, वो अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर रहा है, सीख समझ रहा है, तो इसीलिए ग्रोथ जो है वो स्लो है उसकी। और जब सब सीख समझ लेगा, अडॉप्ट कर जाएगा, तो फिर रैपिड ग्रोथ करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है यहाँ पर। और जब रैपिड ग्रोथ का फेज आता है तो उस रैपिड ग्रोथ के फेज को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज। और शुरुआती जो स्लो ग्रोथ रेट है उसको क्या बोलते हैं, लैग फेज बोलते हैं। लेकिन जब इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट हो जाएगी तो इसका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप भले से आपके पास क्या कैपेसिटी है डिवाइड करनी, वो तो डिपेंड करेगा आप जिस सराउंडिंग में हो उसमें न्यूट्रिएंट कितना है, रिसोर्स पे डिपेंड करेगा बच्चे ये ग्रोथ, ठीक है। और जब इनकी नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पर जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे। अब रिसोर्स की लिमिटेशन आ जाएगी, खाना पीना वो कम मिलेगा, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे ये, फिर इनकी ग्रोथ जो होती है एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद इनकी ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कम है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो रिसोर्स लिमिटेड है तो अब कहाँ ग्रो कर सकता है, जो रिसोर्स ही नहीं है, फूड नहीं है, खाना पीना नहीं है, कहाँ से ग्रो करेगा, तो फिर उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। और अगर बोला जाए इसके बाद क्या होगा, तो फिर इसके बाद वो डिक्लाइन करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे मान लो जो सीजनल इंसेक्ट होते हैं, रेनी सीजन आया तो शुरुआत में इंसेक्ट आपको बहुत कम दिखाई देंगे,
फिर जैसे जैसे रेनी सीजन अपने पीक पे पहुंचेगा तो उनके नंबर आप देखते हो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर वो रिसोर्स लिमिटेड हो जाएंगे, कंडीशन लिमिटेड होंगे, रिसोर्स लिमिटेड होंगे तो क्या हो जाएंगे, फिर उनकी ग्रोथ स्टेशनरी हो जाएगी। और स्टेशनरी होने के बाद क्या होगा बताओ, जैसे सीजन खत्म होगा फिर वो खत्म हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए इसके बाद बताओ क्या जाएगा, इस स्टेशनरी के बाद क्या जाएगा, तो कहते हैं ना सर डिक्लाइन जाता है, ठीक है। ऐसा अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हो। तो ये जो कर्व मिला है कैसा मिला है बताओ, ये एस शेप्ड कर्व मिला है, कैसा मिला, एस शेप। तो इसको सिग्मोइड कर्व या फिर एस कर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस कर्व और सिग्मोइड कर्व। ये कब मिलेगा आपको, जब कोई भी प्लांट अपने कोई भी सेल कैसे ग्रो कर रही है, ज्योमेट्रिक रेट से ग्रो कर रही है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ अगर उसके अंदर हो रही है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। और अगर हम देखें बच्चे हमारे नेचर के अंदर यही वाली ग्रोथ नॉर्मली देखने को मिलती है। आप सोच भी सकते हो कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा, कोई भी सेल आएगी, किसी भी सिस्टम में रखेंगे उसको, मान लो टिश्यू कल्चर की बात करो, तो टिश्यू कल्चर के अंदर हम एक सेल को डालते हैं, मीडियम डालते हैं उसके अंदर, तो सेल पहले क्या करती है, अडाप्ट करती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद जब वो पूरा न्यूट्रिएंट आ जाएगा, सीख लेगी, फिर खूब रैपिड रेट से ग्रो करेगी, रैपिड रेट से ग्रो करेगी, खूब ज़्यादा नंबर बढ़ाएगी, नंबर बढ़ाने के बाद क्या होगा, अब उस न्यूट्रिएंट वहाँ मीडियम जो है वो अब लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि उसके नंबर बहुत ज़्यादा हो गए। तो जितना मीडियम है उसी हिसाब से तो रिसोर्स मिल पाएंगे इसको। हाँ, तो फिर जब इसके नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा बताओ, ये रिसोर्स यहाँ पर लिमिटेड हो जाएंगे, खाना पीना कम पड़ जाएगा, तो फिर उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब वो रैपिड फेज चला जाएगा, अब फर्दर ग्रो नहीं कर सकता उस रेट से, क्यों, रिसोर्स लिमिटेड हो गए। तो वो फिर आपका, तो आपके नेचर में, हमें जो नेचर में अगर बात करें तो हमारे नॉर्मली जो है यही वाली ग्रोथ देखने को मिलती है। और आज के बाद ये समझ भी सकते हो आप, कोई भी आएगा अडाप्ट करेगा, मैक्सिमली इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। ये हमारे नेचर में यही वाली ग्रोथ नॉर्मली देखने को हमें मिलती है। और इस ग्रोथ को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में डालें तो कैसे लिखते हैं बच्चे, डब्ल्यू टी, मतलब कि वेट हाइट जो भी है एट टाइम टी, ग्रोथ एट टाइम टी अगर आपको देखना है तो क्या लोगे, इनिशियल ग्रोथ कितनी है कि मल्टीप्लाई करोगे ई टू द पावर आर टी, ई टू द पावर आर टी, ये सब किस चीज़ के लिए शो कर रहा है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो कर रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसीलिए आप ऐसे दे रहे हो, लॉगरिथम फॉर्म में दे रहे हो, ई टू द पावर आर टी। और यहाँ पर आर क्या है, ये आर वही कैपेसिटी है इसकी, डिवाइड करने की कैपेसिटी है, ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ रेट है, या फिर कह सकते हो एफिशिएंसी इंडेक्स बोल सकते हो कि प्लांट की खुद की पावर कितनी है जनरेट करने की, मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, कितना टाइम आपने उसको दिया है, और उसके पास पर यूनिट टाइम में कितना ग्रो करने की कैपेसिटी है वो आर है, और इनटू मल्टीप्लाई कर दो उसकी क्या टाइम से, कितना आपने टाइम दिया, तो उतने टाइम में वो कितना ग्रो करेगा वो आपको यहाँ पर डब्ल्यू एट टाइम टी मिल जाएगा। और ये क्या है डब्ल्यू जीरो के यहाँ पर, ये इनिशियल उसका कितना वेट हाइट जो भी था, ठीक है, और ये डब्ल्यू टी क्या है, ये फाइनल कितना हो गया, तो इनिशियल में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जो ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो अगर बोलेंगे ज्योमेट्रिक ग्रोथ हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो इसमें क्या होगा, सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड प्रोड्यूस टू डॉटर सेल, उसके बाद दोनों डॉटर सेल बोथ डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो, दोनों डिवाइड करेंगे और आगे डिवाइड करते हुए चली जाएंगे, देखा हमने अभी, ठीक। और ऐसे ग्रोथ में क्या मिलेगा आपको, लॉग फेज मिलेगा, लॉग फेज को इनिशियल फेज बोलते हैं, और ये स्लो ग्रोथ होती है, यहाँ पर जो है ये स्लो ग्रोथ का फेज होता है, ठीक है, अडॉप्ट कर रहा है सर। दूसरा क्या होता है लैग फेज, लैग फेज को क्या बोलते हैं, यहाँ पर रैपिड ग्रोथ होती है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, देखा हमने ये बीच वाला फेज, ठीक। उसके बाद आता है हमारा स्टेशनरी फेज, यहाँ पर क्या होता है ग्रोथ स्लो डाउन एंड लीडिंग टू द स्टेशनरी फेज, है ना, स्टेशनरी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। और ये क्यों हुआ, ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड हो गए यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर डब्ल्यू टू दी ई टू दी पावर आर टी में आर क्या बच्चे, तो इट इज द ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट क्या होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या बताता है, ये बताता है प्लांट की एबिलिटी को, कि उसके पास कितनी एबिलिटी है बनाने की कुछ भी, तो एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, तो ये एबिलिटी आ गई, ठीक है। पर यूनिट टाइम में कितना बना सकता है वो आर है, और मल्टीप्लाई कर दो कितना टाइम दिया है तो पता चल जाएगा उतने टाइम में कितना बना सकता है, ठीक है। पर यूनिट टाइम कितना बना सकता है वो आर है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना टाइम आपको देखना है, कितने टाइम के बाद उतना टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसी को हम बोलते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है। और अगर बात करें तो यही वाली जो ग्रोथ रेट होती है हमको देखने को मिलेगी कहाँ पर, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर, नेचर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो इसी तरह की मेनली ग्रोथ शो करते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इसी तरह की ग्रोथ को आपको हमारे नेचर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। और क्या हो जाएगा, सेल इन कल्चर, कल्चर में टिश्यू कल्चर कर रहे हो वहाँ पर जो मीडियम में जो सेल डाली हुई वो भी इसी तरह की ग्रोथ से ग्रो करेगी, ठीक है। और अगर बात करें कोई भी टिपिकल, इट इज़ ए टिपिकल टाइप ऑफ ग्रोथ, किसके लिए टिपिकल ग्रोथ है, किसके लिए, फॉर ऑल सेल टिश्यू ऑर्गन, हर एक जो सेल है टिश्यू है इसी रेट से ग्रो करता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ ही शो करता है। तो क्वेश्चन यही आता है बच्चे कि नेचर में रहने वाले नॉर्मली कौन सी ग्रोथ शो करते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, तो ज्योमेट्रिक, बात खत्म। अब हम बात करेंगे बच्चे कि हम किस तरीके से दो ग्रोथ को कंपेयर कर सकते हैं, दो लिविंग सिस्टम की जो ग्रोथ हुई है
उसको हम कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन के लिए दो तरह के पैरामीटर हम चूज करते हैं, एक को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक को बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब होता है जब हम एग्जैक्ट आपको केवल उसका कितना ग्रोथ हुआ है, टोटल ग्रोथ, अगर आप वो देख रहे हो तो आप कहोगे आप एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देख रहे हो उसकी, ठीक है, मतलब वो टोटल कितना ग्रो किया, अगर केवल अगर आप उस पर फोकस कर रहे हो तो आप उसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देख रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया में अभी लीफ थी कोई, अब ये एक पर्टिकुलर टाइम मान लो कि 1 मंथ मान लो, इस 1 मंथ में क्या हुआ, ये एक्सपेंड करके 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की हो गई। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब ये हुआ कि बस आप ये देख रहे हो यहाँ पर कि कितना बढ़ गया, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। जब आप कह रहे हो कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया तो आप यानी क्या देख रहे हो, इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देख रहे हो कि एब्सोल्यूट कितना बढ़ा है ये, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया ये, ठीक है। और वहीं पर हम दूसरा जो हमारा जो ग्रोथ कंपेयर करने की जो क्वांटिटी है वो है हमारी रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट में क्या करते हैं हम, यहां पर आपको टोटल ग्रोथ नहीं देखनी है, यहां पर जो ग्रोथ देखते हो आप यहां पर जो ग्रोथ किसी भी लिविंग सिस्टम का देखते हो वो देखते हो पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। आप इनिशियल पैरामीटर के हिसाब से देखते हो कि इनिशियल पैरामीटर के हिसाब से कितना बढ़ गया। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे देखना है, अगर इनिशियल पैरामीटर के हिसाब से कितना बढ़ा तब देख रहे हो आप तो कहोगे आप रिलेटिव ग्रोथ रेट देख रहे हो, और अगर आप एब्सोल्यूट टोटल वो कितना बढ़ गया वो देख रहे हो अगर आप, तो क्या बोलोगे आप एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देख रहे हो। आप कैसे समझेंगे इन दोनों चीजों को, देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2 लीफ है, इस लीफ में क्या हुई, 50 से 55 हो गया, तो इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितनी हुई, इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हो गई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 5 से 10 हो गया तो इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितनी हुई, मतलब इसकी टोटल ग्रोथ कितनी हुई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी भी अगर हम एब्सोल्यूट बात करें टोटल ग्रोथ कितनी हुई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही आप बात करोगे रिलेटिव ग्रोथ रेट की, तो इनकी जब रिलेटिव ग्रोथ रेट देखोगे तो आप क्या कहोगे वो देखो, इसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट के लिए आप बोलोगे कि अच्छा ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मतलब ये 2 गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया, मतलब इसकी कितनी ग्रोथ हो गई, इसकी ग्रोथ हो गई है 100% ग्रोथ हो गई सर, इसकी 100%, ठीक है, इसकी 100% ग्रोथ हुई है। और वहीं देखो आप इसको देखो, ये भी 5 ही सेंटीमीटर बढ़ा है, लेकिन किससे, 50 से 5 बढ़ा है, और 50 का 5 क्या है 10%, 50 में 5 बढ़ना मतलब 10% बढ़ना, तो इसकी ग्रोथ, इसकी रिलेटिव ग्रोथ कितनी हुई 10% हुई। ये मतलब होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव के डिफरेंस का, ठीक है, कि अगर आप एब्सोल्यूट देख रहे हो तो क्या बोलोगे कि टोटल कितना हुआ, और रिलेटिव देखोगे तो पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। तो दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो क्या है, इक्वल है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है, बहुत ही डिफरेंस है सर, इसका 100% इंक्रीज हुआ है, इसका 10% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट और दोनों का लिख लीजिए डेफिनेशन, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, और ये क्या होता है टोटल ग्रोथ ऑफ ए गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इनटू 100 कर दो यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज में आएगा ना तो 100 कर दो यहाँ पे।